हरियाणा में हुए दंगे में बीजेपी के निशाने पर रोहिंग्या मुसलमान। हरियाणा में देखिए ओवैसी साहब की ताकत, बुलडोजर पर लगी तुरंत ही रोक और हाई कोर्ट ने लगाई सीएम खट्टर को फटकार। हिंदुओं ने दिया हरियाणा दंगे पर बड़ा बयान, विश्व हिंदू परिषद ने जलाई हिंदुओं का दुकान। साथ ही जानिए जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में मारे गए मुसलमानों के परिवारों पर मसीहा बनकर उभरे अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसके बाद भारत में जाकिर नायक की एंट्री से परेशान बीजेपी सरकार। पूरी वीडियो विस्तार से देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 31 जुलाई 2023 को हरियाणा के कई जिलों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। महज 2 दिनों के अंदर 80 लोग जख्मी हो गए और 6 लोगों की मौत हो गई। इस दंगों में कई मुसलमानों का दुकान और मकान को जला दिया गया। एक मस्जिद में आग लगा दी गई और उस मस्जिद में एक इमाम की भी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें एक हिंदू युवक की भी मौत हुई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा लगाए गए इस दंगे का जिम्मेदार खट्टर सरकार ने मुसलमानों पर लगाकर एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई शुरू कर दी और 3 अगस्त 2023 को खट्टर सरकार ने 250 मुस्लिम परिवार के घरों पर बुलडोजर चलाकर उनको बेघर कर दिया। गरीब मुसलमान रोते रहे, बिलबिलाते रहे, चिल्लाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे इस उम्मीद से कि इस देश का विपक्ष उनके लिए आवाज उठाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 26 पार्टियों का महागठबंधन, एक महा अलायंस, इंडिया के किसी भी बड़े नेता ने, मुसलमानों को वोट लेने वाले किसी भी बड़े नेता ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। और 3 अगस्त 2023 को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर आवाज उठाई और कोर्ट के हवाले से खट्टर सरकार को निशाने में लिया, जिसके अगले ही दिन हाई कोर्ट ने, हरियाणा के हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप बिना नोटिस के, बिना जानकारी के किसी के भी घर नहीं तोड़ सकते हैं। और हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार द्वारा चलाए गए बुलडोजर पर रोक लगा दिया है, जिससे हजारों मुसलमानों के घरों को बचाया जा चुका है। लेकिन जिस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की वजह से यहां दंगा हुआ हरियाणा में, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यह दंगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में लगाया है, यह बात खुद हरियाणा में रहने वाले हिंदू भाइयों ने दी है। हरियाणा में रहने वाले एक हिंदू भाई जिनका नाम शत्रुघ्न सिन्हा है, उनकी बाइक को भी उस दंगे में जला दिया गया है। जब उनसे क्विंट के पत्रकार ने पूछा कि आपकी बाइक किसने जलाई, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरी बाइक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने जलाई है। उसी हरियाणा में एक ढाबे को भी आग के हवाले कर दिया गया था। वो ढाबा भी एक हिंदू का था जिनका नाम लोकेश सिंह था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे होटल को भी विश्व हिंदू परिषद ने जलाया है और उस होटल में काम कर रहे चश्मदीद गवाह एक हिंदू, उसने भी कहा कि हमारे होटल को शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदू यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाया है। इसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को अरेस्ट करने के बजाय खट्टर सरकार ने रोहिंग्या रिफ्यूजी को ही दोषी मानकर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी और अब तक 25 रोहिंग्या मुसलमानों को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया है। और उनका मानना है कि यह पूरा का पूरा दंगा उन्होंने कराया है और रोहिंग्या मुसलमानों पर इस वक्त बीजेपी जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। यह इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने यह दावा किया था कि हरियाणा के नूह में 700 से 800 रोहिंग्या फैमिली घुसपैठ हो चुके हैं, वहां पर रह रहे हैं, जिनको सफाया करना जरूरी है। इसलिए 31 जुलाई 2023 को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली। उन्होंने दंगे किए, मुसलमानों के घरों और दुकानों को जलाया, एक इमाम को मौत के घाट उतार दिया, उन्होंने मस्जिदों में आग लगाई, एक हिंदू युवक की भी मौत हो गई और हिंदू के भी दुकान और मकान को जलाया और इसका पूरा ठेकरा उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान को उन्होंने ठोक दिया। और जिसकी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया और बड़ी तादाद में उन्होंने मुसलमान को अरेस्ट कर उनको जेल भेजना शुरू कर दिया। विपक्ष खामोश होकर इस जुल्म को देखती रही, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार इस जुल्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते रहे। और हरियाणा में एआईएमआईएम की सरकार या फिर एमपी एमएलए ना होने के बावजूद भी हरियाणा के गुरुग्राम में मारे गए उस इमाम के घर वालों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर एआईएमआईएम पावर में है, वहां पर एआईएमआईएम ने जयपुर रेलवे में मारे गए, ट्रेन में मारे गए, शहीद किए गए सैफुद्दीन के परिवार को अच्छा खासा मुआवजा दिलाया है। 1 अगस्त 2023 को खबर आई कि आरपीएफ चेतन सिंह ने एक एएसआई सहित 3 मुसलमानों को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में। टीकाराम के फैमिली को तुरंत ही 25 लाख रुपए का मुआवजा ट्रेन के रेलवे की तरफ से दिया गया, लेकिन 3 मुस्लिम परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया गया।
जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को पता चला उन तीनों में से एक मृतक जिसका नाम सैफुद्दीन है, उसका ताल्लुक तेलंगाना से है, जहां पर एमआईएम का एक सांसद, खुद ओवैसी साहब वहां के सांसद और 7 विधायक है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट कर तेलंगाना सरकार से सैफुद्दीन के घर वाले को आर्थिक मदद देने की मांग की। वहीं तेलंगाना के अंदर मौजूद ओवैसी साहब के विधायक, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना के असेंबली में वहां की सरकार को घेरते हुए नजर आए और सैफुद्दीन के लिए डिमांड किया कि उनके परिवार को 2 BHK फ्लैट दिया जाए, 20 लाख की रकम से उनकी आर्थिक सहायता की जाए और उनके बेवा को एक सरकारी नौकरी दी जाए। तेलंगाना सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मांग को एक्सेप्ट करते हुए जयपुर ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए सैफुद्दीन के परिवार को मदद करने का ऐलान कर दिया और तेलंगाना सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी और लीडरशिप में तेलंगाना सरकार ने सैफुद्दीन की बेवा वाइफ को गवर्नमेंट जॉब देने का फैसला किया, उनके पूरे परिवार को 2 BHK फ्लैट देने का ऐलान किया और साथ ही उनके 3 मासूम बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया और उसको सैंक्शन कर दिया। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने जेब से सैफुद्दीन के तीनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। जो जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में मारे गए दूसरा व्यक्ति असगर अली, जिसका ताल्लुक राजस्थान से था। राजस्थान में एआईएमआईएम नेता ने राजस्थान सरकार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की डिमांड की, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसको इग्नोर किया और असगर अली को 1 रुपए भी मदद करने से वो पीछे हट गए। साथ ही उसी असगर अली का ताल्लुक बिहार के मधुबनी जिले से है। बिहार सरकार ने भी असगर अली की कोई मदद नहीं की और न ही इस मामले की निंदा की, जिसकी वजह से आक्रोश में आकर राजस्थान में हजारों मुसलमान रोड पर आ गए और उन सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं के खिलाफ खड़े हो गए, जो आने वाले वक्त में सब के सब एमआईएम में शामिल हो जाएंगे। चूंकि जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में जो हादसा, जो 3 मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया वो योगी और मोदी का नाम लेकर उतारा गया। ठीक है, ऐसे ही हादसा जिससे जाकिर नायक को क्लीन चिट मिल जाती है। वो कैसे? अब जाकिर नायक का भारत में एंट्री करना अब लगभग संभव हो चुका है। जानिए कैसे। जुलाई 2016 में कुछ आतंकवादियों ने बांग्लादेश के ढाका शहर में होली आर्टिसन बेकरी पर हमला कर दिया था। इस हमले का कनेक्शन उन्होंने जाकिर नायक से जोड़ दिया। बात ऐसा हुआ कि हमलावरों के एक नाम था रोहन इम्तियाज और उनके एक साथी ने, उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से जाकिर नायक का बयान शेयर किया था, जिसके बाद भारतीय गोदी मीडिया जाकिर नायक को सीधा सीधा आतंकवादी घोषित करने लग गई और जाकिर नायक पर बैन लगाने की बात करने लगी। जबकि बांग्लादेश की मीडिया ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि जाकिर नायक का ढाका में हुए उस हमले में कोई हाथ नहीं था। लेकिन भारत की गोदी मीडिया लगातार जाकिर नायक को बदनाम करने लगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत एनआईए ने जाकिर नायक पर टेरर चार्जेस लगा दिए, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक देश छोड़कर चले गए। डॉक्टर जाकिर नायक ने देश छोड़ने पर एक एक्सप्लेनेशन दिया, जहां पर जाकिर नायक ने कहा कि भारत में बहुत सारे बेगुनाह मुसलमान जेल में बंद हैं और 20-20 साल वो बेगुनाह जेल में रहते हैं और फिर बाद में 20 साल बाद बाइज्जत बरी होते हैं। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए वो भारत में रहकर अपना 20 साल बर्बाद नहीं करना चाहते, चूंकि वो बेकसूर है, इसलिए वो भारत छोड़कर मलेशिया जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार ने इंटरनेशनल पुलिस को निवेदन किया कि वो जाकिर नायक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे ताकि वो मलेशिया जाकर जाकिर नायक को अरेस्ट कर सके। लेकिन इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस को सीधे से रिफ्यूज कर दिया। यहां तक कि इंटरपोल ने जाकिर नायक साहब को कोई सबूत ना मिलने की वजह से रेड कॉर्नर नोटिस को डिफ्यूज भी कर दिया और साथ ही उनको क्लीन चिट दे दी अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। जिसके बाद 2 बयान सामने आते हैं, 2 हादसे। एक 1 अगस्त 2023 को योगी मोदी का नाम लेकर 3 मुसलमानों को मार दिया गया, टेरर अटैक। वहीं जुलाई 2016 को जाकिर नायक का नाम से कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दोनों तरफ अगर योगी और मोदी बेगुनाह हैं तो फिर जाकिर नायक गुनाहगार कैसे हुआ? अच्छी खबर यह है कि हरियाणा में जिस मौलाना इमाम साद को हत्या कर दिया गया था और जिन लोगों ने मस्जिदों में आग लगाई थी, उनके खिलाफ हरियाणा के पुलिस ने एफआईआर, उनका नाम जब्त कर दिया है, उनको चिन्हित कर लिया गया और बहुत जल्द उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी चर्चा इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप लाखों लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए। क्या जाकिर नायक को भारत में आ जाना चाहिए? क्या जाकिर नायक साहब को आप गुनाहगार मानते हैं? अपनी बात पूरे डेमोक्रेसी से आप कमेंट पर रख सकते हैं बिना किसी झगड़े के। हमारा यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए और कमेंट पर अपनी बात जरूर रखिए कि क्या आप आने वाले वक्त में
एमआईएम का साथ दोगे जिन्होंने सैफुद्दीन के परिवारों की मदद की, या फिर उस कांग्रेस या फिर उस सेक्युलर पार्टियों का साथ देंगे जो लोग मुसलमानों पर चल रहे बुलडोजर पर खामोश रहे? अपनी बात कमेंट में रखिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की रहमत सलामती बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।